अतीक अहमद कसारी गांव के एक तांगे वाले का बेटा था। इसकी फैमिली में इसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। इसकी फैमिली स्टार्टिंग से ही काफी गरीब रही थी और अतीक पढ़ाई में भी काफी ज्यादा कमजोर था। तो अतीक ने वहां से मालगाड़ियां जाती थी, उसमें से कोयला चुरा के उसे बेचना शुरू किया। और जब अतीक को दिखा कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो अतीक ने अपने एरिया में से और भी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। कोयले के बिजनेस के साथ साथ अतीक अपने एरिया के एमपी का बाउंसर भी बन गया था और 17 साल की एज में ही अतीक ने अपना पहला मर्डर कर दिया था। और वो अपने एरिया में कोयले के साथ साथ अपने एरिया की लोकल शॉप से, लोकल वेंडर से, फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनसे वसूली भी करता था। अतीक के ही एरिया में एक बहुत फेमस गैंगस्टर था जिसे लोग चांद बाबा कहते थे। और चांद बाबा को काफी ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर मानते थे, क्योंकि चांद बाबा के जो लोग थे वो अपने बैग में ऐसा सामान लेके घूमते थे जिससे वो कहीं भी बॉम्ब बना के उसे फोड़ सकते थे। तो चांद बाबा के एरिया में आने से और उनको अरेस्ट करने से वहां के लोकल पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा डरते थे। लेकिन 1979 में वहां के एक लोकल पुलिस वाले ने सोचा कि मैं चांद बाबा को जाके अरेस्ट करूंगा, तो वो वहां पे गया। उसे चांद बाबा तो नहीं मिला, लेकिन एट द एंड चांद बाबा ने उसे पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन पे गोली और बम बरसाने शुरू कर दिए। अब यहाँ तो मस्त बमबारी चल रही है, लेकिन इस तरफ अतीक के ऊपर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया और वो अरेस्ट हो गया। अब अतीक को ये पता था कि अतीक को सिर्फ चांद बाबा ही वहां से निकलवा सकता है, तो अतीक ने चांद बाबा को अप्रोच किया। यहाँ से अतीक और चांद बाबा मिले आपस में। उसी टाइम चांद बाबा ने अपनी पॉलिटिकल अप्रोच को, पॉलिटिकल पहुंच को यूज करके सेम डे ही अतीक को जेल से बाहर निकलवा लिया और फिर अतीक चांद बाबा के साथ मिलकर काम करने लगा। जब वो चांद बाबा के साथ काम करता था तो जो चांद बाबा के तरीके थे जिससे वो गन्स बनाते थे, गोलियां वगैरह सप्लाई करते थे, या फिर बम बनाते थे, या फिर जो भी वेपन्स वो लोग बनाते थे, वो सब अतीक सीख गया। जितना भी उनका काम करने का तरीका था, सारा तरीका अतीक ने चांद बाबा से सीख लिया। उसके बाद एट द एंड जब इलेक्शंस आए तो अतीक और चांद बाबा दोनों में ब्रेकअप हो गया। मतलब इन दोनों में लड़ाई हो गई कि अब इलेक्शन में कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा। तो अतीक और चांद बाबा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए इलेक्शंस में और एट द एंड अतीक ने इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद चांद बाबा को मरवा के उसके पूरे एम्पायर को अपने अंडर कर लिया। और अतीक ने बड़े बड़े बिजनेसमैन से वसूली करना और बूथ कैप्चरिंग करके पैसा और पावर दोनों को अपने अंडर कर लिया था। अब सारी पार्टीज को अतीक में सुपरमैन दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि पार्टी को चाहिए कि सिर्फ उनका कैंडिडेट जीत जाए, और कैंडिडेट जीत सकता है सिर्फ पैसे और पावर के दम पे, और ये दोनों चीजें अतीक के पास थी। तो काफी सारी पार्टीज ने अतीक को अप्रोच किया कि वो उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़े, लेकिन एट द एंड समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी ने अतीक को एमपी की सीट के लिए इलेक्ट किया और फाइनली अतीक वो सीट जीत भी गया। लेकिन अब जब अतीक एमपी की सीट जीत गया था तो एमएलए की सीट खाली हो गई थी। अब वो उसको खाली कैसे छोड़ दे, इसलिए उसने अपने भाई अशरफ अहमद को एमएलए की सीट से इलेक्ट किया। लेकिन उसका भाई हार गया वहां पे राजू पाल से, जो कि बीएसपी की सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे उसी एरिया में। अब ये चीज अतीक अहमद ने अपने ईगो पर ले ली और 26 जनवरी को जब राजू पाल अपनी फैमिली के साथ गाँव जा रहा था, उसमें उसके साथ उसकी वाइफ पूजा पाल और उसका लॉयर उमेश पाल भी थे। तो अतीक अहमद ने उस पर अटैक करवा के उसे मरवा दिया। उसी इंसिडेंट में पूजा पाल और उमेश पाल ये दोनों साथ में थे और ये बच गए। अब इसमें एंट्री आती है उमेश पाल की। ये इस स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द एंड अतीक अहमद का जय श्री राम भी इसी बंदे ने करवाया था। वो कैसे करवाया था वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरी देखते रहो। तो अब इस टाइम पे अतीक के भाई अशरफ के पास पूरे एरिया का कंट्रोल आ गया था, क्योंकि जो राजू पाल था वो मर गया था। तो अब जो वहां का एमएलए बना वो अशरफ अहमद बना। फिर 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और अब की बार अतीक अहमद के भाई को पूजा पाल, जो कि राजू पाल की वाइफ थी, वो इलेक्शंस में हरा के उस एरिया में बीएसपी की सरकार आ जाती है। तो अब उमेश पाल उछल के आता है और कोर्ट के सामने अपनी स्टेटमेंट दे देता है कि उस टाइम उसने अतीक अहमद के दबाव में आके झूठ बोला था, यह स्टेटमेंट बदल दी थी। लेकिन उस टाइम में जो भी इंसिडेंट हुआ था वो सब कुछ वो कोर्ट के सामने सच बता देता है। इसके बाद अपने अतीक भैया 2008 में दिल्ली में आके छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको वहां से भी आके पकड़ लेती है। फिर 2008 में यूएस के साथ इंडिया की न्यूक्लियर डील साइन होनी होती है, जिसमें सभी एमपीज को वोटिंग करनी होती है। अतीक भैया जेल में तो हैं, लेकिन वो एमपी अभी भी हैं। तो भाई बंदे का स्वैग देखो, उसे जेल से स्पेशली लाया जाता है वोटिंग करने के लिए, और अतीक आके अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर देता है। तो उसको वापस से जेल ले जाते हैं। वोटिंग हो चुकी थी, उसके बाद उसको वापस से जेल ले जाते हैं। इतने टाइम पे अतीक पे केसेस तो काफी सारे लगे थे, लेकिन उसमें से एक भी केस प्रूव नहीं हो पाया था, तो अतीक हर बार बच जाता था। अपने एरिया में अतीक का बहुत ज्यादा खौफ था। तो जिन पुलिस वालों की ड्यूटी अतीक के साथ लगती थी वो और साथ साथ काफी सारे जजेस भी अतीक से बहुत ज्यादा डरते थे। इसी इंसिडेंट में 10 जजेस ने अतीक की हियरिंग सुनने से ही मना कर दिया कि हम इसकी हियरिंग ही नहीं सुनेंगे। उनको इतना ज्यादा डर लगता था अतीक से।
उसके बाद अतीक ने फिर से काफी सारे इलेक्शंस लड़े, लेकिन इस बार वो सारे इलेक्शंस हारता गया। और एक बात तो मैं आपको बतानी ही भूल गया, अपने अतीक भी एक गैंगस्टर के साथ साथ सोशल सर्विस भी करते थे। मतलब किसी का भी दहेज का इश्यू है उसको सॉल्व करवा दिया, कहीं पे दो भाइयों में जमीन की प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करवा दिया, ऐसे ऐसे सोशल सर्विस भी देते थे वो। तो जब इलेक्शंस में उनका मामला नहीं चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सोशल सर्विस करूंगा। तो अतीक को पता चलता है कि उसके एरिया के दो बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था, इसकी वजह से उनको एग्जाम से निकाल दिया। तो अतीक अहमद अपने लोगों को लेके इलाहाबाद की एसएच यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में जाता है और वहां पे टीचर्स के साथ मारपीट करता है। ये वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है, लीक हो जाती है और इसकी वजह से अतीक भैया फिर से जेल चले जाते हैं। मतलब जेल से आना जाना इस बंदे ने ऐसा लगा रखा है जैसे ये लॉन्च में घूम रहा हो। और जेल में भी अतीक बिजनेसमैन को बुला के उनसे डील साइन करवाता था और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता था। मतलब कमाल की बातचीत थी बंदे की कि जेल में बैठे बैठे वो वसूली कर रहा है। तो जब ये सब बातें बाहर आई तो अतीक को वहां से शिफ्ट करके साबरमती जेल में ले जाया गया। अब यहाँ पे ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने जो राजूपाल की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस टाइम से, वो 2022 में जाके खत्म की। और एट द एंड जब विटनेस की बारी आई तो उमेश पाल को विटनेस कंसीडर ही नहीं किया गया, क्योंकि वो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा था। तो उमेश पाल से अतीक अहमद को कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद ने उमेश पाल को बम और गोलियां चलवा के मरवा दिया। इस इंसिडेंट के बाद उमेश की वाइफ पुलिस में जाके रिपोर्ट कर देती है और अतीक, उसका भाई अशरफ और उसके दोनों बेटों का नाम दे देती है पुलिस में। और इस टाइम पे अपने सीएम योगी जी तो वैसे भी इन सारे इंसिडेंट्स को लेके ऑन फायर चल रहे थे। फिर इसके बाद इस केस में इन्वॉल्व सबको धीरे धीरे इनकाउंटर करके मारने लग गए। अब इस सब के बाद अतीक की सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई और अतीक को भी मारने की धमकियां मिलने लग गई। तो इन सब से डर के अतीक ने एक सील्ड एनवेलप में एक पुलिस वाले का नाम लिख के अपने लॉयर को दे दिया और उसको बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये लेटर वो सीजीआई यानी सेंट्रल जुडिशरी ऑफ इंडिया, सीजेयू सेंट्रल जुडिशरी ऑफ उत्तर प्रदेश और यूपी के सीएम तक पहुंचा दे। अब ये सब होने के बाद अतीक और अशरफ को हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था और इनके मेडिकल चेकअप्स होने के भी कोर्ट से ऑर्डर आए थे कि अगर इनके साथ कोई मारपीट होती है फिर कुछ भी होता है तो उन्हें पता चल जाए। तो 15 अप्रैल 2023 रात को 10 बजे इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है चेकअप के लिए। जैसे ही गाड़ी से उतर के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं वहां पे मीडिया की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसी भीड़ में 3 लोग फेक मीडिया वाले बन के घुसते हैं और इन दोनों का एनकाउंटर कर देते हैं। और ये तीनों थे लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य। अब बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जब इनको पकड़ के इनसे पूछा गया तो इन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि इन्हें क्राइम की दुनिया में फेमस होना था, अपना नाम बनाना था, इसलिए इन्होंने सबसे फेमस क्रिमिनल को ही मार दिया। लेकिन पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये तीनों उससे पहले कभी मिले भी नहीं थे, तो इस मिशन के लिए एक साथ कैसे आए और इस मिशन के बारे में इन्हें पता कैसे चला। और ये तीनों बैकग्राउंड से भी काफी ज्यादा गरीब थे और फिर भी इनके पास जिगाना पिस्टल कैसे आई। अब आप सोचोगे जिगाना पिस्टल क्या, तो जिगाना पिस्टल वो पिस्टल है जो कि यूएस के कोस्ट गार्ड्स और फिलीपींस के पुलिस यूज करती है और इनकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए होती है। तो इतना गरीब बैकग्राउंड होने के बाद ये उस पिस्टल को अफोर्ड कैसे कर पाए। और एक सवाल ये भी आता है कि इन्हें हॉस्पिटल में जाने की एग्जैक्ट टाइमिंग और लोकेशन कैसे पता चली, जबकि ये सब सिर्फ पुलिस को ही पता था। इस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पूरी स्टोरी में आपने एक चीज देखी कि क्रिमिनल्स जेल से भी कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, अपने क्राइम्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ये सब इसमें हाईलाइट किया गया है। और आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि इसमें आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट क्या लगा और गवर्नमेंट को किस चीज में सुधार करना चाहिए जिससे इस चीज पे आगे क्योर कर सके और आगे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी मोटिवेट हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप ऐसा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिस ना कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।